दोस्तों, एक लड़का कई सालों से दुबई के अंदर काम कर रहा है और इसी बीच जब वो अपने देश आता है तो उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब फिर वापस दुबई जाता है तो अपने पत्नी के बिना उसका दिल ही नहीं लगता है। वो हमेशा के लिए वो काम छोड़कर अपने देश वापस आ जाना चाहता था ताकि अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ अपना वक्त अपना समय बिता सके। लेकिन दोस्तों, इसके उस कंपनी का बड़ा नुकसान होने वाला था। फिर कंपनी वालों ने एक दिमाग लगाया कि उसकी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लिया जाए ताकि वो अपनी पत्नी के साथ रह भी सके और उनका काम भी होता रहे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आप कितना भी पैसा रुपया कमाओ लेकिन कभी भी अपनी पत्नी को दुबई में या गल्फ कंट्री में लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षित नहीं रह पाती है। दोस्तों, यह बात उसे भी इस बात का हमेशा डर लग रहा था और एक दिन जब उसके मालिक की नज़र उसके पत्नी पर पड़ती है तो दोस्तों वो उसका दीवाना हो जाता है। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत अद्भुत मन को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है। 2003 से वो दुबई में बतौर इलेक्ट्रिशियन काम करता था। वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन होता है। कई बिल्डिंगों में वो बेहतर हेड इलेक्ट्रिशियन काम करता था और कंपनी के लिए बहुत कामयाब बंदा था। और दोस्तों, इसी बीच 2012 में करीब 10 साल दुबई में रहते हुए उसको हो गए थे। उसकी उम्र 30 साल हो जाती है। अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। तो फिर सोचता है कि आप पैसे ज़्यादा कमाने से क्या फ़ायदा, आप तो शादी भी करनी चाहिए। दोस्तों, वो घर आता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम संसला होता है उससे शादी कर देता है। अब दोस्तों, शादी के बाद राजेश और संसला बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, 3 महीने यूं ही बीत जाते हैं और उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो संसला को उसके मायके छोड़ देता है और उसके बाद दुबई चला जाता है। तो फिर दुबई जाने के बाद उसका और संसला का एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता। संसला उसको फ़ोन करती है और कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। राजेश कहता है कि अभी तो मुझे आए हुए 1 महीने भी नहीं हुए हैं, अब तो छुट्टी मुझे 2 साल बाद मिलेगी और जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। संसला कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, फिर वो सोचता है कि यार सही बात है, 30 साल की मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैंने शादी की है और अब मैं इतना पैसा कमा कर भी क्या करूँगा जब अपनी पत्नी को ही टाइम ना दे पाऊँ। दोस्तों, वो अपने मालिक से कहता है कि मैं आप घर जाना चाहता हूँ, मेरा हिसाब किताब कर दीजिए। तो दोस्तों, क्योंकि वो 2 साल से काम कर रहा था, उसके फंड वगैरह भी कट रहे थे, 2-2.5 लाख रुपया उसके बंद रहे थे। उस हिसाब से सोचता ये पैसे आसानी से मिल जाएंगे और मैं घर जाऊंगा और वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसका ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। अब दोस्तों, राजेश मैनेजर से कहता है कि मैं यह काम छोड़ना चाहता हूँ। तो मैनेजर जो उस शेख के होते हैं उन शेख से कहता है कि एक ऐसा बंदा है, उसकी शादी हो गई है, अपनी पत्नी के लिए वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत काम का बंदा है, क्योंकि यह जो इलेक्ट्रिशियन है उसका कोई जवाब नहीं है, वो नहीं रहेगा तो हमारा बहुत काम बिगड़ जाएगा। फिर शेख कहते हैं कि फिर कैसे भी करके उसको रोको, एक काम करो, उसकी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लो। लेकिन मैनेजर कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों, जो गल्फ कंट्री के रूल होते हैं, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई मैनेजर है या कोई बहुत बड़े पोस्ट पर है जिसकी कमाई कम से कम 2 लाख रुपये महीने हो, तभी वो अपने पत्नी को वहाँ पर ले जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका स्टैंडर्ड कोई आके
गरीब बंदा खराब करे। लेकिन दोस्तों इसका भी उपाय उन लोगों के पास था। वो लोग राजेश का फर्जी इंजीनियर की डिग्री बनवाते हैं और उसके बाद फिर उसके पत्नी को आने की परमिशन मिलती है। संसला का भी पासपोर्ट बनवाया जाता है। उसके बाद राजेश जाता है अपने गांव पर संसला को दुबई लाने के लिए। अब दोस्तों संसला को दुबई जाने का मौका मिल रहा था। वो तो बहुत खुश थी, खुशी खुशी दुबई जाती है। वहाँ पर उसके लिए एक बेहतरीन फ्लैट का इंतज़ाम किया जाता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद सारा इंतज़ाम होने के बाद राजेश काम पर वापस जाने लगता है। करीब 10 दिन बीते होंगे कि एक दिन मैनेजर कहता है, क्या हाल है राजेश, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? अब तो तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है, अब तो मौज ही मौज होगा। दोस्तों जो मैनेजर होता है वो साउथ इंडिया का चेन्नई का रहने वाला होता है। उसका नाम होता है पराशपी रेड्डी। तो राजेश कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लाइफ चल रही है और आपने जितनी मदद की उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो पराशपी रेड्डी कहता है, भाई थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ पार्टी वगैरह करनी पड़ेगी तुम्हें। तो राजेश कहता है, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस दिन आप कहे उस दिन आपको मैं पार्टी दे देता हूँ। तो पराशपी रेड्डी कहता है, भाई कहीं बाहर की पार्टी मुझे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हारे पत्नी को देखेंगे और तुम्हारे पत्नी के हाथों का बना खाना भी खाएंगे। अब दोस्तों जब राजेश यह बात सुनता है तो डर जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि कोई भी अपनी पत्नी लेकर वहाँ पर जाता है तो उसको वहाँ के शेख वगैरह हड़प लेते हैं, उनके साथ बहुत गलत काम होता है। तो वो भी घबरा जाता है। वो बोलता है कि सर क्या घर पर जाएंगे, कहीं बाहर ही आपको पार्टी दे देंगे, कहीं भी आप कहे। वो बोलता है, नहीं तुम्हारे घर पर ही जाएंगे, और तुम बाहर क्या पार्टी दोगे, बाहर तो हम रोज ही खाते हैं। अब राजेश कहता है, ठीक है सर, किस दिन आप जाएंगे? तो पराशपी रेड्डी कहता है, शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है, उसी दिन जाएंगे। दोस्तों शुक्रवार का दिन आता है। सुबह से ही राजेश और उसकी पत्नी संसला उनके आओ भगत में लग जाती है। कई तरीके के वो लोग खाना बनाते हैं और उसके बाद शाम को 8 बजे पराशपी रेड्डी और उसके साथ 2 और लोग उसके फ्लैट पर आते हैं और आकर हॉल में बैठ जाते हैं। अब दोस्तों खाने पीने का इंतजाम था ही, उनके सामने एक से एक खाना आने लगता है। वो लोग खाते हैं, पीने वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी थी और पीते हैं। रात के करीब 11 बजे तक पार्टी चलती है और इतने पीते हैं कि वो लोग नशा में हो जाते हैं। फिर जो पराशपी रेड्डी होता है कहता है, भाई राजेश तुमने तो अपनी पत्नी का मुंह ही नहीं दिखाया हमको। राजेश कहता है कि सर क्या देखेंगे, गांव देहात की कल्चर की है, उसको शर्म आती है, घूंघट में रहती है। दोस्तों राजेश जो होता है वो अपने पत्नी को बसाना चाहता था कि यह लोग उसका चेहरा ना देखे, लेकिन जो पराशपी रेड्डी होता है वो जिद पर अड़ जाता है। कहता है, नहीं भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, मुंह तो हम देख कर ही जाएंगे। क्योंकि वो मैनेजर था, उसका मालिक था और 2 लोग थे, वो भी बड़े लोग थे। तो वो राजेश हार मान कर जाता है और संध्या से कहता है कि चलो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। दोस्तों वो आती है, उनके सामने खड़ी हो जाती है। आती है जब रेड्डी देखता है, फतेह मुंह देखता ही रह जाता है। कहता, बहुत खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी, काश ऐसी मेरी भी होती। जब ये बात संसला सुनती है शर्मा जाती है, उसके बाद वापस जाने लगती है। तो पराशपी रेड्डी कहता है, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? आपने जेब से सोने की चेन निकालता है और संसला को देने लगता है। तो राजेश कहता है कि अरे सर रहने दीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है? पराशपी रेड्डी कहता, नहीं भाई मुंह दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जबरदस्ती संसला का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ में वो चेन रख देता है। उसके बाद वो घर में चली जाती है। फिर उसके बाद वो लोग रात के करीब 12 बजे उसके घर से निकलते हैं। उसके बाद अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं और राजेश और संसला खाना पीना खाते हैं। उसके बाद संसला कहती है कि आज से उसको अपने घर पर मत लेकर आना, यह आदमी मुझे ठीक नहीं लगता।
और इस तरीके से मुझे बहुत डर लग रहा था और इस तरीके से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। राजेश कहता है, अरे यार कहाँ ये लोग रोज आने वाले हैं और डर की बात तो है ही, हम लोग अनजान देश में हैं, अगर कहीं कुछ हो गया तो हमारी कोई हेल्प भी करने वाला नहीं रहे। फिर राजेश कहता है कि चलो परस्पी रेड्डी अपने ही देश के हैं, हमारे साथ तो कुछ बुरा कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों डर वाली बात तो थी ही। अब दोस्तों फिर अगले दिन राजेश जब काम पर जाता है, परस्पी रेड्डी उससे मिलता है और कहता है, हाँ भाई राजेश, तुम्हारी पत्नी यार बड़ी दमदार थी और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था, अब हर फ्राइडे को तुम्हारे ही घर खाना खाएंगे। दोस्तों जब वो कहता है तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, राजेश बोलता है थैंक यू सर, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। दोस्तों फिर शुक्रवार को वो खाने के लिए कह देता है। राजेश जो है वो असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वो घर पर आता है, संसला से कुछ नहीं कहता है क्योंकि संसला को बहुत बुरा लगता, वो भड़क जाती। दोस्तों फिर अगला दिन आता है, परस्पी रेड्डी जो है बिना बताए संसला के घर पर पहुंच जाता है। डोरबेल बजाता है, संसला दरवाजा खोलती है तो सामने परस्पी रेड्डी को देखती है। अब जब उसको देखती है तो चौंक जाती है, कहती है सर आप यहाँ पर, वो घर में नहीं है। तो परस्पी रेड्डी कहता है कि मुझे पता है वो साइड पर है, क्या तुम अंदर नहीं बुलाओगे मुझे। संसला डर जाती है, लेकिन वो जानती थी कि यह बहुत बड़ा आदमी है, अगर इससे कुछ मैं कहूँगी उल्टा सीधा तो क्या पता मेरे पति के साथ ही कुछ ये कर दे। दोस्तों संसला अंदर चली जाती है, पीछे पीछे परस्पी रेड्डी भी चला जाता है और एक सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद संसला जो है वो डर जाती है, एक कमरे में जाती है और राजेश को फ़ोन लगा देती है कि वो आदमी जो है वो घर में घुस आया है। राजेश कहता है कि वो कैसे वहाँ पर चले गए। संसला कहती है कैसे भी करके जल्दी आओ। राजेश कहता है मैं तो बहुत दूर हूँ, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों फ़ोन कट जाता है। संसला जो है फिर जाकर उसको देखती है तो परस्पी रेड्डी वहाँ पर बैठा रो रहा था। अब उसके समझ में नहीं आता, वो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर बैठ के रो क्यों रहा है। वो उससे कुछ पूछती भी नहीं क्योंकि वो तो डरी रहती है। दोस्तों 1 घंटा वहीं पर बैठकर रो रहा था। तब तक जो है वहाँ पर राजेश आ जाता है। तो राजेश जब उसको रोता हुआ देखता है, संसला कहती है जब से आए हैं तब से ऐसे ही रो रहे हैं। वो जाकर पूछता है कि सर क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो। तो दोस्तों परस्पी रेड्डी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर वो पूछता है सर आप यहाँ आकर क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। तो दोस्तों वो अपनी कहानी बताता है, बोलता है राजेश मेरी भी यार तुम्हारे पत्नी की तरह एक पत्नी थी, लेकिन उसने जो है दूसरी शादी कर ली क्योंकि मैं पैसों के पीछे भागता रहा। वो बार बार मुझे फ़ोन करती रही कि तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन मैंने पत्नी के बजाय पैसों को अहमियत दी और उसने दूसरी शादी कर ली। तो आज मेरे पास करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए महीने कमाता हूँ, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी भिखारियों जैसी है। तो राजेश कहता है लेकिन सर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, आखिर क्या काम है। तो कहता है कि मैं तुम्हारे पत्नी से पूछने आया था कि अगर तुम्हारी नज़र में मेरे लिए कोई लड़की है तो मेरी भी शादी करवा दो। दोस्तों राजेश भी हैरान हो जाता है, कहता है सर आपकी उम्र 40 साल की हो गई है, कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी। तो संसला कहती है कि मेरी एक बहन है, तलाकशुदा है, 35 साल उसकी है, क्या अगर उससे आप शादी करेंगे तो मैं बात करती हूँ। तो परस्पी रेड्डी कहता है कि कैसी भी लड़की हो बस मेरी शादी करवा दो, क्योंकि घर पर भी मेरा कोई नहीं है, माता पिता थे, उन दोनों की मौत हो चुकी है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, रिश्तेदार भी कोई मतलब नहीं रखते। तो संसला कहती है ठीक है मैं बात करूँगी। दोस्तों उसके बाद वो अपने माँ से गांव में कॉल करती है, जौनपुर में अपनी बहन से बात करती है
और कई बार राजेश और संसला की परस्पी रेड्डी से बात होती है, मुलाकात होती है। अंत में इन लोगों को भी लगता है कि परस्पी रेड्डी वाकई में सही बंदा है। दोस्तों, संसला की बहन का नाम मीरा होता है। परस्पी रेड्डी जो है इंजीनियर था, उसके पास डिग्री थी असली वाली, तो जो है पासपोर्ट बनवा है और मीरा को दुबई बुलाया जाता है। परस्पी रेड्डी और मीरा दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। राजेश का जो फ्लैट था, 2 बेडरूम का फ्लैट था, उसी में ये लोग एक साथ रहने लगते हैं और 1 साल बाद फिर गांव जाते हैं। एक मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से शादी करते हैं। उसके बाद फिर दुबई में आ जाते हैं और एक साथ बहुत शानदार तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों, 10 साल वो लोग एक साथ रहते हैं। परस्पी रेड्डी वाकई में बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सारे पैसे थे उसके पास। उसके बाद परस्पी रेड्डी ने उन लोगों को कई देश की सैर कराई। 10 साल बहुत आराम से रहे। इस बीच परस्पी रेड्डी और मीरा के 2 बच्चे हुए। संसला और राजेश के भी 2 बच्चे हुए। सारे लोग में ही रहते थे। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2023 में 50 साल की उम्र में परस्पी रेड्डी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। सारे लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद किसी का दुबई में दिल ही नहीं लगता और राजेश वहां से सबको लेकर घर चला आता है। जो मीरा थी, उसकी पत्नी थी, चेन्नई जाती है, उसके घर पर कुछ दिन रहती है, लेकिन उसका वहां पर भी मन नहीं लगता। अंत में जो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी थी थोड़ी बहुत, उसके वो बेच देती है और जो भी उसके खाते में पैसे वगैरह थे परस रेड्डी के, क्योंकि पहले से पता था कि उसको दिल की बीमारी है, तो उसने सारा कुछ मीरा के नाम कर रखा था। दोस्तों, आज तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन परस रेड्डी की कमी उन्हें जिंदगी भर खलती रहेगी। ये लोग उसे बहुत याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।